हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टाइम टू स्टडी गाइस। आज मैं आपके लेकर आई हूँ बीए सेकंड सेमेस्टर पॉलिटिकल सोशोलॉजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। मेरे पास गाइस किसी स्टूडेंट का कमेंट आया था कि मैम बीए सेकंड सेमेस्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताएं, वो भी थ्योरी में। तो इसीलिए मैं आज आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ, थ्योरी क्वेश्चंस। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस हमारा लेसन 1 है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोशोलॉजी, पॉलिटिकल सोशोलॉजी। तो ये राजनीतिक समाजशास्त्र की मूल अवधारणा से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। राजनीतिक समाजशास्त्र का अर्थ, परिभाषाएं तथा भारत में राजनीतिक समाजशास्त्र के विकास की प्रक्रिया लिखिए। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। चलिए इसका आंसर देखते हैं। जैसे हमारा चैप्टर का नाम ही है राजनीतिक समाजशास्त्र पॉलिटिकल सोशोलॉजी, तो उसका अर्थ, परिभाषा और उसका विकास कैसे हुआ, उसकी प्रक्रिया, ये सब तो पूछा जाना कंपलसरी है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट वैसे भी हो जाएगा क्वेश्चन। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। गाइस पीछे की जो साउंड है उसे इग्नोर कीजिए आप। ये पीछे मेरे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है हमारे साइड में, तो आप इसे इग्नोर कीजिएगा। तो चलिए अपना फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। राजनीतिक समाजशास्त्र की आवश्यकता का अनुभव प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुआ 1914 टू 1918। वैसे तो इसका अध्ययन 18वीं और 19वीं शताब्दी में भी शुरू हो गया था, परंतु 19वीं शताब्दी में इसे विशेष महत्व दिया गया है। तथा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिकन विद्वानों ने एक नए विषय की खोज शुरू कर दी। इस खोज के परिणाम स्वरूप राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन समाजशास्त्र के आधार में किया जाने लगा। यह ना तो पूर्ण राजनीतिक है और ना ही पूर्ण समाजशास्त्री। अतः इस प्रकार के अध्ययन को राजनीतिक समाजशास्त्र के नाम से जाना जाने लगा है। आप गाइस स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप इसका ऐसे भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप इसको वीडियो को पॉज करके भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद है गाइस, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसका हर कार्य उसके सामाजिक कार्यों का अंग होता है, इसलिए राजनीति स्वयं ही समाजशास्त्र की एक शाखा बन जाती है। इसी के संदर्भ में कैटलिन एक विद्वान है, उन्होंने कहा है समाजशास्त्री ने, व्यापक रूप से राजनीति संगठित समाज का अध्ययन है, इसलिए इसे समाजशास्त्र से अलग नहीं किया जा सकता। और यदि राजनीति विज्ञान को समाजशास्त्र से अलग कर दिया जाए तो यह बिना शरीर वाले मस्तिष्क के समान होगा। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है गाइस, ये अक्सर पूछी भी जाती है एग्जाम्स में। और ये आप अगर क्वेश्चंस के बीच में ऐसे स्टेटमेंट्स डाल दें, परिभाषा डाल दें विद्वानों की, समाजशास्त्रियों की, तो आपको काफ़ी अच्छा स्कोर मिल सकता है एग्ज़ाम में। तो आप ऐसे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप ऐसे भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं थोड़ा रोक रोक के पढ़ा रही हूँ और आप पॉज करके भी वीडियो को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अरस्तु की पॉलिटिक्स समाजशास्त्र की प्रथम पुस्तक मानी जा सकती है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है गाइस, जो अरस्तु की पॉलिटिक्स है वो समाजशास्त्र की प्रथम पुस्तक मानी जा सकती है। राजनीतिक समाजशास्त्र प्रथम विश्व युद्ध के बाद प्रकाश में आया। 18वीं व 19वीं शताब्दी के मध्य इसका उद्भव माना जा सकता है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद फेन यूमा, सिमेंट यूमा, हैंस गर्थ होरोविज, सी राइट मिल, ग्रियर और लिंस रोज मैकेंडी, लिपसेट आदि विद्वानों की रचनाओं में राजनीतिक समाजशास्त्र ने एक विशेष लोकप्रियता अर्जित की। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए उसके बाद देखते हैं आगे का क्वेश्चन। राजनीति समाजशास्त्र की सैद्धांतिक आधारशिला 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में मैक्स वेबर, पेरेटो, सी राइट मिल, मोरूका दुर्खिम जैसे समाजशास्त्रियों ने रखी, जिसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसे एक स्वतंत्र विषय का दर्जा प्राप्त किया गया। 1920-1940 के दशक में, स्क्रीनशॉट लेते जाइए गाइस आप। 1940 के दशक में राजनीतिक समाजशास्त्र का प्रचलन शुरू हो गया। राजनीतिक समाजशास्त्र एक अंतःशास्त्रीय का विषय है। ये उसी प्रकार अंतःशास्त्रीय विषय है जिस प्रकार समाज मनोवैज्ञानिक, समाज मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, कृषि अर्थशास्त्र मनोविज्ञान, कुछ विद्वान लोग इसे राजनीति का समाजशास्त्र कहना पसंद करते हैं। S.N. आइजेंस्टाइन ने इसे राजनीतिक प्रक्रिया और व्यवस्था का समाजशास्त्रीय अध्ययन कहकर पुकारा है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए। राजनीतिक समाजशास्त्र की परिभाषाएं, तो चलिए इसकी परिभाषाएं देखते हैं। राजनीतिक समाजशास्त्र को समाज एवं राजनीतिक व्यवस्था की तथा सामाजिक संरचनाओं एवं राजनीतिक संस्थाओं के पारस्परिक अंतर संबंधों के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ये परिभाषा किसकी है? लिपसेट की। टीबी पोटामोर ने इसे परिभाषित किया है राजनीतिक समाजशास्त्र को कि राजनीतिक समाजशास्त्र का संबंध सामाजिक संदर्भ में सत्ता से है। सत्ता का अर्थ एक व्यक्ति या समूह द्वारा
कार्यवाही करने, निर्णय लेने की क्षमता से है। यह व्यक्ति और समूह का हितों के विरोध में भी हो सकता है। ओके, तो थर्ड हमारी डेफिनेशन है डाउसेवा ह्यूज की। राजनीति शास्त्र समाज शास्त्र की वह शाखा है जिसमें राजनीति व सामाजिक अंतःक्रिया का अध्ययन किया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है ये। लेविस कोजर क्या है उसके बाद हमारी डेफिनेशन, राजनीति शास्त्र समाज शास्त्र की वह शाखा है जिसका संबंध सामाजिक कार्य तथा तत्कालीन समाज में शक्ति वितरण से है। ओके, तो चलिए देखते हैं आगे बुक्स हैं गाइज। ये लिपसेट, टी बॉटम और लेविस कोजर, डॉक्टर धर्मवीर की बुक है पॉलिटिकल सोशोलॉजी, और काशी प्रसाद जायसवाल की बुक है हिंदू पॉलिटी, और हिंदू पॉलिटी। हाँ, तो लिपसेट वेडिक की बुक है द फील्ड ऑफ पॉलिटिकल सोशोलॉजी। ओके, तो चलिए देखते हैं राजनीतिक समाजशास्त्र की विशेषताएं। ये गाइस हैंड रिटन नोट्स हैं मेरे पास, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे, तो आप वीडियो को देखते जाइए, आपकी काफ़ी हेल्प होगी। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है गाइज हमारा है राजनीतिक समाजशास्त्र की अर्थ परिभाषा विशेषताएं और इसके उदय और विकास की प्रक्रिया। तो चलिए राजनीतिक समाजशास्त्र की विशेषताएं देखते हैं। राजनीतिक समाजशास्त्र समाजशास्त्र की नवीन शाखा है। फर्स्ट विशेषता है राजनीतिक समाजशास्त्र की। सेकंड विशेषता देखते हैं हम गाइज, आप साथ साथ स्क्रीनशॉट्स लेते जाइए, मैं इसलिए थोड़ा रोक रोक के पढ़ा रही हूँ। सेकंड हमारी विशेषता है राजनीतिक समाजशास्त्र राजनीतिक संस्था और सामाजिक संरचनाओं के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करता है। थर्ड हमारी विशेषता है राजनीतिक समाजशास्त्र राजनीति के विभिन्न पक्षों को समाजशास्त्रीय ढंग से प्रस्तुत करता है। फोर्थ विशेषता है मनुष्य की राजनीतिक क्रियाएं किसी न किसी ढंग से या रूप से समाज को प्रभावित करती हैं। फिफ्थ हमारी विशेषता है राजनीतिक समाजशास्त्र का संबंध सामाजिक संदर्भ में शक्ति से है। सिक्स्थ हमारी विशेषता है राजनीतिक समाजशास्त्र में राजनीतिक तथा सामाजिक दोनों ही चरों विषय को समान महत्व दिया जाता है, यानी कि इसमें राजनीति का और समाजशास्त्र का दोनों का ही साथ साथ मतलब दोनों ही विषय पे समान महत्व दिया जाता है, समान ध्यान दिया जाता है। ऐसा नहीं कि राजनीति का ही चर्चा की जा रही है, समाज की नहीं। ऐसा नहीं कि समाज की जा रही है, राजनीति की नहीं। इसमें दोनों का ही समान तरीके से इसमें महत्व दिया गया है। हमारी सेवंथ विशेषता है इसमें राजनीति और समाज के बीच अंतःक्रिया का अध्ययन किया जाता है। इसमें जो हमारी पॉलिटिकल सोशोलॉजी है राजनीति समाजशास्त्र में बताया जाता है कैसे जो राजनीतिक क्रियाएं हैं वो समाज को प्रभावित करती हैं और जो समाज के क्रियाकलाप हैं वो कैसे राजनीति को प्रभावित करते हैं। तो ऐसे ही इसमें इन्हीं चीज़ों का डिस्कस किया हुआ है। हमारा एट्थ विशेषता है राजनीतिक समाजशास्त्र में केवल राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन नहीं किया जाता, इसलिए यह पूर्ण राजनीतिक विज्ञान भी नहीं है। राजनीतिक समाजशास्त्र में केवल सामाजिक संस्थाओं का भी अध्ययन नहीं किया जाता, तो इस तरह यह समाजशास्त्र भी नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें समाजशास्त्र और राजनीतिशास्त्र दोनों पे ही बराबर ध्यान दिया जाता है, इसलिए ना तो ये केवल समाज का अध्ययन करने वाला केवल समाजशास्त्र है, ना ही ये प्रॉपर पॉलिटिकल साइंस है यानी कि राजनीति शास्त्र है कि इसमें राज्य का ही जिक्र हो रहा है। इसलिए इन दोनों का ही राज्य और समाज को साथ साथ लेकर चलता है, इसलिए इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट विशेषताएं हैं, आप इनके स्क्रीनशॉट लेते जाइए। इसके बाद है गाइस राजनीतिक समाजशास्त्र के उदय के कारण। हमारी विशेषताएं कंप्लीट हो गई हैं, अब हम देखते हैं राजनीतिक समाजशास्त्र के उदय के कारण। देखिए गाइस, अगर मैं सारा आपको पढ़ाती जाऊंगी तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और एक वीडियो में एक ही क्वेश्चन आएगा, तो मैं चाह रही हूँ कि एक ही वीडियो में आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए जाएँ, इसलिए मैं आपको बस इसका मोटा मोटा बता देती हूँ कि किस बारे में क्या मतलब इसका है। बाकी आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए और पढ़ते जाइए। बहुत ही इजी लैंग्वेज में नोट्स तैयार किए हुए हैं, ये हैंड रिटन नोट्स हैं गाइस, तो ये ज़्यादा समझाने की भी ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में नोट्स तैयार किए हुए हैं, इसलिए आप इनके स्क्रीनशॉट लेते जाइए ताकि एक ही वीडियो में आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन कवर हो जाएँ। तो आप इनके स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए। ये हैं राजनीतिक समाजशास्त्र के उदय के कारण, जिसमें आ जाएगा राजनीतिक विज्ञान के परंपरागत उपागमों के प्रति असंतोष, अनुशासनात्मक अध्ययन की प्रवृत्ति, राज्य और समाज में घनिष्ठता। ये हो गया हमारे उदय के कारण इसके कि राजनीतिक समाजशास्त्र का उदय कैसे हुआ या क्यों हुआ। उसके बाद है हमारा प्रश्न नंबर 2, राजनीतिक समाजशास्त्र की प्रकृति अथवा राजनीतिक समाजशास्त्र कला विज्ञान दोनों है, स्पष्ट कीजिए। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद है कि राजनीतिक समाजशास्त्र विज्ञान है या कला है, इसके बारे में है ये, तो आप ये देख लीजिए। हैंड रिटन है ये सब नोट्स, बड़ी इजी लैंग्वेज में लिखे हुए हैं, तो आप इनको बस स्क्रीनशॉट लेते चलिए। अगर मैं एक एक क्वेश्चन को गाइज आपको समझाऊंगी, उसके बारे में बताऊंगी, तो वो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए मैं चाह रही हूँ कि छोटी सी वीडियो में आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करा दिए जाएँ। तो ये हो गया आपका। आई होप आपने स्क्रीनशॉट्स ले लिए होंगे।
उसके बाद आप इसका ये आप देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप पॉज करके भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और मैं ऐसे जो आपको बता रही हूँ ऐसे रोक रोक के, तो आप ऐसे भी स्क्रीनशॉट लेते चल सकते हैं आगे, और आप पॉज करके भी वीडियो का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। राजनीतिक समाजशास्त्र का अर्थ, परिभाषा, विशेषता और उदय और विकास की प्रक्रिया, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। पॉलिटिकल सोशोलॉजी का गाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभिजन, तो आप इसे देख लीजिए। अभिजन किसे कहते हैं, ऐसे करके आपके एग्जाम में ज़रूर पूछने के चांसेस हैं। इस तरह क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभिजन वर्ग अंग्रेजी भाषा के एलीट शब्द का पर्यायवाची है। इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 17वीं सदी में विशेष श्रेष्ठता वाली वस्तुओं के वर्णन के लिए किया गया। एलीट शब्द की उत्पत्ति एलिग्री शब्द से हुई है। कुलीन जन, श्रेष्ठ जन, विशिष्ट जन, अभिजन किसी समाज में उस व्यक्ति तथा समूह कहते हैं जो सामाजिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में शक्ति संपन्न होते हैं तथा जो सामान्य जनमानस के विचारों, क्रियाकलापों और गतिविधियों को प्रभावित करते हैं। अभिजन वर्ग की बातें प्रमुख रूप से पेरेटो, जीएस मॉस्का, सीआर राइट मिल्स और शुम्पोटर आदि ने की है। ओके, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका, ऐसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे हमारा विल्फ्रेड प्रेटो ने चक्रीय विजन का या परिभ्रमण सिद्धांत दिया था, जो कि उनकी प्रसिद्ध पुस्तक माइंड एंड सोसाइटी में वर्णित है। इतिहास कुलीन तत्वों की कब्रगाह है, ये भी विल्फ्रेड प्रेटो का ही कथन है। अगर आप ऐसे गाइस क्वेश्चंस के बीच में स्टेटमेंट डालते जाएंगे तो आपको स्कोर मिलने के काफ़ी चांसेस हैं, अच्छे स्कोर्स मिल सकते हैं, तो आप ऐसे स्टेटमेंट डाल दिया कीजिए क्वेश्चंस में। इससे एग्जामिनर पे जो आपकी नोटबुक चेक करते हैं उन पे काफ़ी अच्छा इफेक्ट पड़ता है। तो चलिए देखते हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लिया होगा। बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है गाइस, तो इसे कोई ज़्यादा पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आराम से नोट कर सकते हैं। इसके बाद गाइस है हमारा अभिजन, जो हमारा क्वेश्चन चल रहा है उसमें है, प्राचीन काल में भी इस शब्द का प्रयोग पेरेटो और अरस्तु मैकियावली के द्वारा किया गया। 17वीं शताब्दी में इस शब्द का प्रयोग किया गया। 1823 में ऑक्सफोर्ड में इस शब्द को शामिल किया गया और 1930 में अमेरिका और ब्रिटेन में इसका प्रयोग हुआ। कुछ इसमें गाइस प्रमुख पुस्तकें और उसके लेखक हैं, तो चलिए देखते हैं। माइंड एंड सोसाइटी के लेखक हैं पेरेटो। पावर एलीट लिखी है C.S. मिल ने 1956 में। द रूलिंग एलीट लिखी है मॉस्का ने। एलीट एंड सोसाइटी लिखी है टी.बी. बॉटमोर ने। कोऑपरेटिव स्टडी है लासवेल की, कोऑपरेटिव स्टडी ऑफ एलीट्स, ये है लासवेल की बुक। और द न्यू क्लास है M. विलास की। तो ओके, ये हमारी इंपॉर्टेंट बुक्स हो गई हैं। एलीट वर्ग, अभिजन वर्ग की परिभाषाएं देखते हैं। पेरेटो, वे लोग जो अपने कार्य क्षेत्र में सबसे अधिक उच्च श्रेणी पर हैं, श्रेष्ठ जन हैं। लासवेल की परिभाषा है, राजनीतिक श्रेष्ठ क्रम में राज्य व्यवस्था के सत्ताधारी लोग होते हैं, सत्ताधारियों में नेता विशेष रूप से आते हैं। मॉस्का की परिभाषा है, सभी समाजों में दो वर्ग पाए जाते हैं, एक जो शासन करता है तथा दूसरा जो शासित होता है। पहले वाले वर्ग की संख्या कम होती है, दूसरे वर्ग की संख्या अधिक होती है। पहला वर्ग मनमाने तरीके से शासन को संचालित करता है। टी. बॉटमोर की परिभाषा है, अभिजन उन लोगों को कहा जाता है जो समाज के अंतर्गत रहने वाले लोगों की तुलना में नीतियों पर अधिक नियंत्रण रखते हैं। चलिए इसकी विशेषताएं देखते हैं अभिजन वर्ग की। अभिजन वर्ग अल्पसंख्यक होते हैं, यानी कि इनकी संख्या कम होती है। सभी शासन प्रणालियों में विशेष महत्व, असमानता के विश्वास पर आधारित अभिजन वर्ग में परिवर्तन संभव है। ये किसने कहा था? पेरेटो ने। विशिष्ट नेतृत्व, अनियंत्रित नीति निर्धारण करने का कार्य, बुद्धिजीवी वर्ग, सुविधा की प्रवृत्ति, ये सभी अभिजन वर्ग की विशेषताएं हैं। तो चलिए अभिजन वर्ग का प्रमुख सिद्धांत है वो देखते हैं। पेरेटो के अनुसार, पेरेटो ने अभिजन का चक्रीय सिद्धांत दिया था, जिसे परिभ्रमण का सिद्धांत भी कहते हैं। उन्होंने कहा था कि समाज में दो वर्ग होते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिए गाइस। पेरेटो ने कहा था कि समाज में दो वर्ग होते हैं, एक शासक वर्ग और एक शासित वर्ग। शासक वर्ग होता है जो शासन करते हैं और शासित वर्ग होता है जिन पर शासन किया जाता है। और अर्थात शासक वर्ग में भी दो प्रकार होते हैं, सत्ताधारी शासक जिसके पास पूर्ण सत्ता होती है जो राजा कहा जाता है, और मुख्य दल। दूसरे वर्ग में राजनीतिक वर्ग के प्रतिनिधित्व करने वाले आते हैं। ओके,
इसी प्रथम वर्ग को हम विशिष्ट, श्रेष्ठ, अभिजन, एलीट वर्ग कहते हैं, जबकि दूसरे वर्ग को निम्न वर्ग की संज्ञा दी जाती है। पेरेटो का मानना है कि विशेष जन तथा सामान्य जन में अंतर पाया जाता है। पेरेटो के अनुसार प्रत्येक समाज में अनिवार्य रूप से योग्य, कुशल, बुद्धिमान तथा गुणी व्यक्ति निम्न वर्ग में भी पाए जाते हैं, जो धीरे धीरे श्रेष्ठ वर्ग में सम्मिलित हो जाते हैं, जबकि श्रेष्ठ वर्ग के कुछ लोग अपने गुणों का नाश कर लेते हैं, जिस कारण वे निम्न वर्ग में पहुंच जाते हैं। योग्य व्यक्ति दोनों ही वर्गों में पाए जाते हैं, इसी तरह एक क्रम में पहुंच जाते हैं। इसी को पेरेटो ने उत्थान और पतन के आधार पर कहा कि इतिहास कुलीन तंत्रों का कब्रिस्तान है। ओके, दूसरा पेरेटो का सिद्धांत है। पेरेटो की दूसरी अवधारणा विशेष, सट्टेबाज, रेंटियर, शेर, लोमड़ी। पेरेटो ने कहा है कि लोगों में मानसिक, शारीरिक, नैतिक गुणों के आधार पर समानता पाई जाती है। इन्हीं के कारण श्रेष्ठ जन तथा अश्रेष्ठ जन की अवधारणा पाई जाती है। पेरेटो ने इन्हें सट्टेबाज कहा है। ये लोग अवसरवादी होते हैं, जो लोग आविष्कार करने, योजना बनाने, सुधार करने भ्रष्ट होते हैं, जबकि रेंटियर, लोमड़ी, कट्टरपंथी लोग रूढ़िवादी व संकीर्ण विचारधारा के होते हैं। ओके, इसी के साथ गाइस हमारा अभिजन वाला क्वेश्चन नंबर 2 यानी कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट होता है अभिजन। अब हम थर्ड अपना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, शक्ति और बल से आप क्या समझते हैं, शक्ति और सत्ता का संबंध क्या है, जिसमें हम शक्ति का अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं देखेंगे। तो चलिए, अगर मैं पढ़ाऊँगी गाइस, इसे पूरा का पूरा समझाऊँगी तो ये काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यह है हमारा शक्ति और बल से आप क्या समझते हैं, शक्ति और सत्ता का संबंध क्या है, या आप देख लीजिए, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप आराम से इसे नोट कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं, और ताकि आप आराम से इसे नोट कर लें। बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है गाइस, इसे पढ़ाने की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। ये आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए। शक्ति का अर्थ, परिभाषाएं, विशेषताएं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, ये आप ले लीजिए क्वेश्चंस। ये है शक्ति के प्रकार मैक्स वेबर के अनुसार। उन्होंने, जो मैक्स वेबर हैं, उन्होंने शक्ति को 3 प्रकार बताए हैं, शक्ति को 3 भागों में बांटा है, यानी कि शक्ति के 3 प्रकार बताए हैं मैक्स वेबर ने। उन्होंने शक्ति के 3 प्रकार बताए हैं, परंपरागत, बौद्धिक, वैधानिक तथा करिश्माई शक्ति। तो आप इन्हें देख लीजिए, बड़े इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, कोई इसे पढ़ाने की ज़रूरत नहीं, आप एक बार इसे पढ़ेंगे आपके लर्न हो जाएगा। इसलिए मैं चाह रही हूँ कि आपको एक ही वीडियो में ज़्यादा हेल्प हो जाए। अगर मैं एक एक वीडियो को आपको एक एक क्वेश्चन लेती और उसे अलग अलग वीडियोज़ में कवर कराती तो आपका ज़्यादा टाइम लगता, मतलब ज़्यादा टाइम लगता आपका। मैं चाह रही हूँ कि आपका एक ही वीडियो में सारा कवर हो जाए, कि मुझे जो स्टूडेंट का मैसेज आया था उन्होंने बताया था कि उनका 2 को एग्ज़ाम है, आई थिंक उन्होंने 2 का बताया था, इसलिए मैं चाह रही हूँ कि उससे पहले ही आपका आराम से ये सब कवर हो जाए। एक बार आप गाइस इसे पढ़ेंगे और आपके लर्न हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। ये हमारा सत्ता शुरू हो गया है। सत्ता को परिभाषित कीजिए, इसकी विशेषता, अर्थ बताइए। तो ये सत्ता का अर्थ है, इसकी परिभाषा यहाँ से स्टार्ट हुई है, आगे भी हम इसको ही देखते हैं सत्ता को। यह है गाइस सत्ता की परिभाषाएं, आप देख सकते हैं वेस्टीड के अनुसार, मैकाइवर के अनुसार, डेविस के अनुसार, हेनरी फेयोल के अनुसार। आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए, इन्हें नोट करते जाइए, आपका एक बार पढ़ के ही ये सब याद हो जाएगा। ये सत्ता की प्रकृति है, औपचारिक सत्ता सिद्धांत, स्वीकृत सिद्धांत। इसके प्रोबीच के अनुसार सत्ता के 2 सिद्धांत हैं, औपचारिक सत्ता सिद्धांत और स्वीकृत सिद्धांत, जिसमें है कि औपचारिक सत्ता सिद्धांत में इसमें है औपचारिक सत्ता सिद्धांत के जो सत्ता का प्रवाह है ऊपर से नीचे की ओर चलता है, यानी कि जो शासन करते हैं लोग, वो जो शासित लोग होते हैं उन्हें ऑर्डर देते हैं, वो उनका पालन करते हैं। इसमें औपचारिक सत्ताएं बताया हुआ है ये जो सिद्धांत है। और स्वीकृत सिद्धांत का मतलब है कि जो वास्तविक जो सत्ता है वो स्वीकृति के निर्भर करती है, क्योंकि जो आदेशों का पालन करते हैं उनके अधीनस्थों के हाथों में ही स्वीकृति निर्भर होती है कि वो आदेशों का पालन करेंगे नहीं। तो इन सिद्धांतों में ये बताया हुआ है औपचारिक सत्ता सिद्धांत और स्वीकृति सिद्धांत। ओके, तो ये प्रोबीच के अनुसार 2 सिद्धांत हैं। अब है सत्ता की विशेषताएं, तो ये है सत्ता औपचारिक शक्ति नहीं है, तो ये विशेषताएं हैं इसकी। सत्ता के विषय में कहा जाता है कि सत्ता औपचारिक होती है, लेकिन वास्तव में सत्ता में औपचारिक गुणों का अभाव रहता है। ये एक ऐसा गुण है जो शक्ति में वृद्धि करता है, लेकिन सौम्य शक्ति नहीं है। सत्ता विवेक पर आधारित है, प्रभुता का गुण होता है इसमें। ये सभी विशेषताएं हैं सत्ता की, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका। उत्तरदायित्व, वेदता, स्वीकृति पर आधारित, पद सोपान पर आधारित, हायरार्की जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, आदेश देने की क्षमता, संगठन, दमन शक्ति का प्रयोग, ये सभी गाय सत्ता की विशेषताएं हैं। शक्ति के प्रयोग में लाई जाने वाली पत्तियों का उल्लेख कीजिए। तो ये हैं शक्ति के प्रयोग में मुख्यतः 4 पत्ती हैं,
समझाना, साम, प्रलोभन, दाम, दंड, सजा, भेद, राज, साम, दाम, दंड, भेद, ये सब हो जाएगा। इसमें शक्ति के प्रयोग में मुख्यतः 4 पत्ती हैं। ओके, तो इसी के साथ हमारा ये भी चैप्टर कंप्लीट होता, सॉरी, ये भी क्वेश्चन कंप्लीट होता है, सत्ता शक्ति वाला चैप्टर। बढ़ते हैं आगे के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। आप ही देख लीजिए गाइज, सेकंड है हमारा। इसके बाद हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेतृत्व। आप देख लीजिए गाइज, इसका आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए। नेतृत्व बोलते हैं लीडरशिप को, आपको अच्छे से पता ही होगा। तो नेतृत्व का अर्थ था ऊपर, इसकी परिभाषाएं हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है, इसलिए मैं चाह रही हूँ तो आपको फास्टली कवर करा दूँ। ओके, तो आप इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यह है गाइस नेतृत्व की विशेषताएं। आप इसमें पॉज करके भी वीडियो को पढ़ सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आपको एक ही बार पढ़ के सब याद हो जाएगा। नेतृत्व के प्रकार आगे देखते हैं हम। नेतृत्व के वर्गीकरण के आधार पर हम मुख्यतः इन्हें 4 भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। संपर्क के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर, प्रकृति के आधार पर। ये देख लीजिए आप। बोगार्डस के अनुसार नेतृत्व के 4 प्रकार हैं: प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष नियंत्रण, समकक्षी और वैज्ञानिक नेतृत्व, सामाजिक, अधिशासी, मानसिक नेतृत्व, स्वेच्छाधारी, करिश्माई, प्रजातंत्रात्मक नेतृत्व। आप देख सकते हैं। इसी के साथ गाइस हमारा नेतृत्व का चैप्टर भी कंप्लीट होता है, यानी कि ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं आगे के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद गाइस है हमारा नौकरशाही चैप्टर, ब्यूरोक्रेसी, जिसे हम बोलते हैं अधिकारियों का शासन। अधिकार जो होते हैं हमारे अधिकारी लोग होते हैं, कार्यालय में बैठकर जो कर्मचारी होते हैं, तो उनके द्वारा जो शासन किया जाता है, यानी कि जो उनका पद होता है, जब वो उस पद का दुरुपयोग करते हैं, यानी कि जो उनकी जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी को के अनुसार वो कार्य नहीं करते, तो उसे ही बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही। तो आप इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है गाइस, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर पूछा जाता है ब्यूरोक्रेसी से क्वेश्चन, तो आप इसे देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यह गाइस ये चल रही हैं नौकरशाही की परिभाषा है, आप देख सकते हैं। मैक्स वेबर के अनुसार, फाइनर के अनुसार विशेषताएं हैं नौकरशाही की: श्रम विभाजन, पद सोपान, एट्सेट्रा। ये 9 विशेषताएं हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नौकरशाही के दोष हैं: जनसेवा की उपेक्षा, लाल फीताशाही, नौकरशाही शक्ति प्रेमी है, उदारवादी दृष्टिकोण का ना होना, निरंकुशता, अधिकारियों में श्रेष्ठता की भावना, ये सभी इसके दोष हैं। नौकरशाही को समाप्त दूर करने के सुझाव हैं: सत्ता का विकेंद्रीकरण, लोक सेवकों पर संसद का नियंत्रण, न्याय अधिकारियों की स्थापना, ये सभी इसको समाप्त करने के, दूर करने के सुझाव हैं। ये नौकरशाही के प्रकार हैं गाइस, FM मार्क्स के अनुसार 4 प्रकार, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद है गाइस हमारा राजनीतिक दल चैप्टर, यानी कि राजनीतिक दल जो है हमारा, राजनीतिक दल का अर्थ स्पष्ट करते हुए विशेषताएं बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, जल्दी जल्दी आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं चाह रही हूँ कि वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, इसलिए आपका जल्दी जल्दी काफ़ी हेल्प हो जाए एक ही वीडियो में, तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए राजनीतिक दल के, जिसमें इसके अर्थ है, परिभाषाएं हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद राजनीतिक दल के आवश्यक तत्व हैं, राजनीतिक दल की विशेषताएं हैं। राजनीतिक दल की विशेषताएं आगे भी हैं गाइस, 7 विशेषताएं हैं इसकी। राजनीतिक दलों के कार्य या भूमिका हैं ये सब, आप देख सकते हैं गाइस। ये हैं दल प्रणाली क्या है, इसके प्रकार, गुण तथा दोषों का वर्णन कीजिए। ये दल प्रणाली से हैं कि 7 दलों को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्रदान की गई है, मान्यता प्राप्त है इन 7 दलों को, आप देख सकते हैं। ये कुछ MCQs हैं गाइस, आप इन्हें भी देख लीजिए। आई होप आपकी काफ़ी हेल्प हो। ये देख लीजिए आप, इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, आप इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इन्हें नोट कर सकते हैं, काफ़ी हेल्प होगी आपकी इससे। आई होप आपने सबने स्क्रीनशॉट्स ले लिए होंगे। आगे है गाइज हमारे राजनीतिक दल प्रणाली। वर्तमान समय में शासन के विभिन्न रूप में प्रजातंत्र सबसे अधिक लोकप्रिय है। प्रजातंत्रीय शासन 2 प्रकार के होते हैं: प्रत्यक्ष प्रजातंत्र और अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र या प्रतिनिधात्मक प्रजातंत्र। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यह है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र। और आगे है
आगे हम देखते हैं दलीय प्रणाली में मुख्यतः 3 रूप प्रचलित हैं, एक दलीय, द्विदलीय, बहुदलीय। तो आप ये एक दलीय देख सकते हैं। एक दलीय प्रणाली गाइज है चीन में, क्यूबा में, मैक्सिको में। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक दलीय प्रणाली के लाभ हैं ये, एक दलीय प्रणाली के दोष हैं। अब हम देखते हैं द्विदलीय प्रणाली। ये द्विदलीय प्रणाली है गाइज, देखिए आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए। द्विदलीय प्रणाली के गुण हैं, दोष हैं, आप सब देख लीजिए। बहुदलीय प्रणाली हमारी यहाँ से स्टार्ट होती है। ये बहुदलीय प्रणाली के लाभ हैं, दोष हैं। ये जो बुक है आधुनिक प्रजातंत्र, ये लॉर्ड ब्राइस की बुक है। आप ये इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं अभी देखते जाइए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट्स ले लिए होंगे। ओके, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। चलिए गाइज, हमारा नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भारत में राजनीतिक प्रक्रिया में जाति की भूमिका। चलिए देखते हैं। ये है इसका अर्थ, जाति का अर्थ। ये इसकी आप देख सकते हैं, जाति एक बंद वर्ग है, किसने कहा है? मजमूदार ने। ये रजनी कोठारी ने 3 मुख्य रूप प्रस्तुत किए हैं। जाति व्यवस्था के लौकिकीकरण, चैतन्य, ये सभी आप देख सकते हैं। ये लौकिक रूप है। वोट बैंक की राजनीति एम एन श्रीनिवास ने इसकी बात कही है। प्रभु जाति की बात भी एम एन श्रीनिवास ने कही है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं बीच बीच में, तो आप देख सकते हैं, इन्हें स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एकीकरण का रूप, चैतन्य का रूप, जाति की विशेषताएं हैं गाइस। ये सभी हैं गाइस, जाति की विशेषताएं चल रही हैं। विवाह संबंधी नियोग्यताएं, खान पान संबंधी, व्यवसाय संबंधी, सामाजिक और धार्मिक नियोग्यताएं, ये जाति की उत्पत्ति हैं और इसके प्रतिपादक हैं गाइस। आप इन्हें स्क्रीनशॉट लेते जाइए और देखते जाइए। ये बहुत ईजी लैंग्वेज में नोट्स तैयार किए हुए हैं गाइस। ये आपको एक ही बार में पढ़ के अच्छे से लर्न हो जाएंगे। आपकी काफ़ी हेल्प होगी इन सभी नोट्स से। आप देख सकते हैं वर्तमान समय में जाति व्यवस्था में जो परिवर्तन हुए हैं, ये सभी हैं इसमें। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे है गाइस जाति व्यवस्था के दोष। ये सभी 12 के 12 जाति व्यवस्था के दोष हैं, आप देख लीजिए इन्हें। जाति और वर्ग में अंतर ये है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हमारा स्टार्ट होता है भारत में राजनीतिक प्रक्रिया में धर्म की भूमिका। चलिए आप इसका धर्म का क्या है, इसकी प्रमुख विशेषता है वह दोष देख लीजिए। इसकी परिभाषाएं हैं धर्म की, आगे विशेषताएं स्टार्ट होती हैं। ये धर्म की विशेषताएं चल रहे हैं गाइस। ये 8 की 8 धर्म की विशेषताएं हैं। ये धर्म के सामाजिक प्रकार्य हैं। आगे हम देखते हैं भारतीय राजनीति में धर्म का प्रभाव, यही चल रहा है गाइस। ये प्रभाव है। ये जो भारतीय राजनीति में धर्म का प्रभाव है दिया हुआ है, इसमें आप ले लीजिए, इन्हें पढ़ लीजिए, नोट्स तैयार करते रहिए अपने। इन सबको नोट कर लीजिएगा गाइस। अब है आगे हमारा भारतीय राजनीति में क्षेत्रवाद की भूमिका, ये इसका अर्थ है। क्षेत्रवाद के प्रमुख कारण हैं गाइस, ये हम देखते हैं आगे। ये कारण ही चल रहे हैं गाइस। ये कारण है इसके, राजनीतिक कारण, संचार साधनों की महत्ता, ये 8 के 8 कारण हैं। इसके बाद हम देखते हैं क्षेत्रवाद को दूर करने के उपाय। ये सब उपाय आ जाएंगे इसके। राजनीति में भाषा की भूमिका, यहाँ से एक नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है। आप देखते जाइए इन्हें, स्क्रीनशॉट लेते जाइए पॉज करके वीडियो को। ये सभी राजनीति में भाषा की भूमिका है। राष्ट्रीय भाषा की संविधान में स्थिति, ये आप देख लीजिए। इसके बाद ये हैं गाइस भाषा का राजनीति में प्रभाव, आप देख लीजिए। राष्ट्रीय एकता को खतरा, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन, क्षेत्रीयता की भावना का होना, सीमा का विवाद, आंदोलन व हिंसा का होना, संकीर्ण देशभक्ति की भावना, सामाजिक तनाव, ये सभी भाषा का राजनीति में प्रभाव है। संविधान में राष्ट्रीय भाषा का क्या स्थान है, तो यह है हिंदी सरकारी भाषा, अंग्रेज़ी भाषा को बनाए रखना, भाषा का आयोग, हिंदी भाषा का विकास, राज्य तथा केंद्र के बीच संचार की भाषा, ये सभी हो जाएंगे संविधान में राष्ट्रीय भाषा का क्या स्थान है में पॉइंट्स। तो गाइस इसी के साथ हमने आज की वीडियो में बीए सेकेंड सेमेस्टर पॉलिटिकल सोशोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कराए हैं।
ये सभी क्वेश्चन थ्योरी में हैं गाइस, इसीलिए मैंने आपको समझाने से ज़्यादा आपका हेल्प हो जाए इस पे फोकस कराया है, क्योंकि अगर मैं एक एक क्वेश्चंस को आपको समझाती तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। आप देखिए कितने सारे क्वेश्चंस हैं, अगर मैं एक एक क्वेश्चंस को आपको समझाती तो काफ़ी लंबी हो जाती वीडियो, इसलिए मैंने चाहा कि आपको थोड़ा थोड़ा बता दूं और आपको नोट करने के लिए कह दूं कि आप इसको पढ़कर नोट कर लें, नोट्स बना लें, ताकि आपकी हेल्प हो जाए। आई होप गाइज़ कि आप मेरी बात समझ गए होंगे। तो आई होप गाइज़ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा गाइज़, ताकि आपको आने वाली चैनल की हर अपडेट मिलती रहे टाइम टू टाइम। तो चलिए गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। गुड बाय, टेक केयर।